हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्या है? ऑन इक्वालिटी। यानी कि हम देखने वाले हैं समानता क्या होता है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वालिटी क्या होती है, समानता क्या होती है। आपने हमेशा सुना होगा कि हम लोग इक्वल हैं, हम सब इक्वल हैं, ठीक है, हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है। अब मान लो कि अगर मम्मी पापा किसी एक बच्चे के साथ भेदभाव करें और दूसरे मतलब एक को कुछ चीज़ दें दूसरों को ना दें तो हमें बुरा लगता है ना। सेम चीज़ यहाँ पे है। और अगर किसी को बुरा ना लगे, ऐसा कुछ ना हो, तो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा देश है, हमारी सरकार है, उसे भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप एक दूसरे जो पीपल हैं उनके साथ क्या मत करो, वो भेदभाव मत करो। तो हम यही पढ़ने वाले हैं। किसी भी डेमोक्रेसी का एक फीचर होता है, इंपॉर्टेंट फीचर होता है इक्वालिटी। आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में भी, आप ये पढ़ चुके हो कि किसी भी जो भी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे कि लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होता है। कोई डेमोक्रेसी तभी तो डेमोक्रेसी है जब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे हम लोग वोट देते हैं, है ना। या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो उस पर सॉल्यूशन निकाला जा सके, किसी के साथ भेदभाव ना हो, जस्टिस हो, सबके साथ न्याय मिले, ठीक है। जो गुनाह करे उसे सज़ा मिले, ठीक है। और जिसके साथ गुनाह हो रहा है उसे बाकी कंपनसेशन मिले, यानी कि कुछ उसे फ़ायदा पहुंचाओ कि भाई वो जो उसके साथ अत्याचार हुआ है उससे ओवरकम करके बाहर निकल सके, ठीक है। तो इक्वालिटी भी मेन फीचर है। तो अभी हम इस चैप्टर में यही देखने वाले कि कैसे इक्वालिटी हमें मिली हुई है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, या फिर क्या सीन है सोसाइटी में, वो देखते हैं। ये स्टोरी है, हम एक कांता की स्टोरी देखने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है? इलेक्शन का डे है। वो अपनी फ्रेंड के साथ क्या है, कहाँ पे खड़ी है? इलेक्शन की वोटिंग लाइन में खड़ी है। अब जब आप वोट डालने जाते होगे, आप तो बहुत छोटे बच्चे हो ना, अभी नहीं जाते, लाइक 18 ईयर्स के बाद जब हम वोट डालने जाते हो तो आपने कभी देखा होगा मम्मी पापा को या फिर बड़े जनों को खड़े हुए लाइन में, ठीक है। तो जब वो लाइन में खड़े होते हैं वोटिंग की लाइन में, तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। लाइक कोई टीचर है, कोई ट्रेडर है, यानी कोई व्यापारी है, कोई स्टूडेंट है, या फिर कोई डोमेस्टिक वर्कर है, यानी कि जो घरेलू काम करते हैं, मेड वगैरह जो होते हैं वो है। और ये भी डोमेस्टिक वर्कर है। तो ये जो कांता है इसकी स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि वो इलेक्शन के दिन में एक लाइन में खड़ी है और उसकी हम स्टोरी देखने वाले हैं। तो देखो, अलग अलग लोग खड़े हैं लेकिन एक ही लाइन में खड़े हैं। उनके लिए किसी एक को कोई ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है। ये नहीं है कि कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो वो पहले वोट दे देगा, कोई कम पैसे वाला है तो वो बाद में वोट देगा, सभी लाइन में खड़े हुए हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबरी हो रही है उसके साथ। किसके साथ? कांता के साथ। आगे देखते हैं वो बात क्या कर रही होती है लाइन में खड़े हुए। वो बात कर रही होती है कि देखो, वो अपने फ्रेंड से कहती है, किससे? सुजाता से, कि हमारे जो साहब है ना, वो भी जैन साहब भी देखो यहाँ लाइन में खड़े हैं। कितना सही है, हम कितने इक्वल है ना, कि वो लोग भी यहाँ पे वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हैं और हम भी लाइन में खड़े हैं। तो सुजाता कहती है हाँ भाई सही बात है, ठीक है। तो फिर वो जो सुजाता कहती है कि चलो कांता तुम्हारा नंबर आ गया, जाओ वोट डालने जाओ। तो कांता किसे वोट देती है? कांता कहती है कि जिसने वादा कराया ना कि वो हमारे यहाँ पे पाइप लगवाएगा, वाटर पाइप में, तो उसे ही वोट दूंगी, ठीक है। तो वो वोट दे देती है उसे जिसने वादा किया था कि भाई वो वाटर पाइप लगवाएंगे उसके इलाके में, ठीक है। अब आगे उसकी जो बाकी की लाइन है उसमें देखो कि बाकी लाइन में कौन कौन खड़ा है। बाकी लाइन में देखो कोई आर्टिशन है, यानी कि कोई आर्टिशन क्या होता है? जो कोई भी चीज़ बनाता है, लाइक कोई ड्राइंग, स्केच या फिर कोई पोर्ट वगैरह कुछ भी, वो भी जो भी कुछ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो आर्टिशन होते हैं, वो लोग हैं। एक हाउसवाइफ है, ठीक है। उसके बाद कौन है? एक कंसल्टेंट है, एक गवर्नमेंट का ऑफिसर है, मीडिया का पर्सन है, मीडिया में, और कोई एक बेरोजगार भी है और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होते हैं? जिनकी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो यानी कि हर तरह के लोग इस लाइन में लगे हुए हैं जहाँ पे कांता लगी हुई थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, सबके साथ समानता है। लेकिन आगे की स्टोरी थोड़ी रोमांचक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अब कांता ने वोट तो दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो जो साहब आए थे उसके साथ, वो जो साहब पीछे खड़े थे वोट डालने के लिए, उन्होंने भी वोट डाल दी। तो वो कहती है कि कांता, वो मतलब साहब कहते हैं उससे, कांता चलो तुम्हें बाद में मिलते हैं। यानी कि कांता तो उनके यहाँ डोमेस्टिक वर्कर है, यानी कि मेड है, वो आके काम करने आएगी, ठीक है। तो इसलिए वो कहती है हाँ ठीक है, नमस्ते साहब, यानी कि चलते हैं। वो अब अपनी फ्रेंड को बताती है, सुजाता को, कि जो मेरी गुड़िया है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रही है, हॉस्पिटल ले जाना है उसे। तो मतलब मुझे साहब का काम भी है, मतलब साहब के यहाँ पे भी मुझे काम करके आना है, उसके बाद मैं अपनी बेटी का ख्याल रख पाऊंगी। और मैं साहब से ना एडवांस मांग लूँगी कि थोड़े से मुझे पैसे दे दो, मुझे अपनी जो बेटी है उसे दवाई वगैरह दिलवानी है। अब गरीब लोग जो होते हैं, मतलब उतने रिसोर्सेज कहाँ होते हैं उनके पास कि पैसे इतने बच रहे हो कि बीमारी का भी देख लें। उनका क्या होता है कि एक वक्त की रोटी खाई, ठीक है, अगले वक्त जब काम करने जाएंगे तभी रोटी मिलती है। मतलब इतनी बुरी कंडीशन भी लोगों की होती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये कांता की सिचुएशन कैसे दिखाई है कि मतलब उसे क्या करना है, उसे अपनी बेटी को दवाई दिलाने के लिए भी अपने साहब से एडवांस मांगना पड़ेगा, और उसे जाके काम भी करना है, भले ही उसकी बेटी बीमार है तब भी जाके वो काम करेगी पहले। तो अपने घर पहुंचती है, घर जाके बेटी को क्या देती है कि कुछ दवाई वगैरह देती है, काढ़ा या चाय वगैरह, कि तुम इसे पी लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी मैं शाम को आऊँगी जब मैं, तब मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, ठीक है।
फिर जो वापस जाती है वो वहाँ से काम करने के लिए, मतलब अपने घर से कहाँ जाती है, अब साहब के घर जाती है। तो रास्ते में ये सोच रही होती है कि आखिर मेरी बेटी बीमार क्यों ना हो, पूरी बस्ती तो गंदी पड़ी रहती है, कभी कोई बस्ती को साफ़ ही नहीं करता, बस्ती कभी साफ़ ही नहीं रहती है, तो फिर मेरी बेटी का तो बीमार होना जायज़ है। अब दूसरी तरफ देखो, जब वो काम करने पहुँच जाती है उस साहब के यहाँ पे, तो साहब की जो मालकिन होती है वो क्या कहती है कि उस कॉर्नर को अच्छे से साफ़ करो, उस कॉर्नर को अच्छे से साफ़ करो। तो देखो कितनी अजीब सी सिचुएशन है। कहाँ तो वोटिंग की लाइन में ये सब एक साथ लगे हुए थे, बराबर थे सब लोग, लेकिन इक्वालिटी को, यानी कि वही समानता को जब सोशल बैकग्राउंड पे देखो तो कोई अमीर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है, यहाँ की बस्ती बिल्कुल गंदी पड़ी है जहाँ वो रहती है, और वो औरों के घर में जाके साफ सफाई करती है। यानी कि यहाँ पे क्या है, सोसाइटल हमारे पास क्या है, अलग अलग सिचुएशन होती हैं सबकी। उसके बाद वो एडवांस मांगती है, तो उसकी जो मालकिन होती है वो एडवांस दे देती है, लेकिन कहती है कि उसे अपनी आदत मत बना लेना कि हर बार एडवांस ही मांगने आ जाओ, ठीक है। तो वो कहती है नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है। अब हमने कांता की स्टोरी देख ली, अब देखते हैं इक्वल राइट टू वोट होता क्या है, यानी कि सबको समान अधिकार है वोट देने का। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो भी अडल्ट हो चुके हैं, जो भी 18 ईयर से ऊपर हो चुके हैं, वो क्या करेंगे, सबको वोट देने का अधिकार है, और ये यूनिवर्सल है, यानी कि किसी को भी इससे क्या अछूता नहीं रखा जाएगा। हर कोई, चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, अमीर हो गरीब हो, हर कोई क्या करेगा, वोट दे सकता है। जैसे कांता, और जो कांता जिसके यहाँ काम करती थी अशोक जैन, वो सभी क्या थे, और उसके पड़ोसी छोटे लाल, वो सब कहाँ थे, सब एक ही लाइन में लगे हुए थे, इन रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसका धर्म क्या है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, अमीर है गरीब है, सब एक साथ। और यही चीज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होती है, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अब जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो यानी कि ये कहता है कि कोई भी अडल्ट है, चाहे उसका पैसा कितना भी है, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, सब एक वोट देंगे और सबके वोट का जो अधिकार है वो एक है। अब देखो कांता बहुत खुश थी जब उसने वोट दिया, क्योंकि उसे लगा था कि हाँ वो इक्वल है, ठीक है। लेकिन जब हम कांता की स्टोरी आगे देखते हैं तो क्या वो सच में इक्वल है? नहीं भाई, उसके पास इतने साधन नहीं है, ठीक है। कांता को कुछ चीज़ें बाद में क्या दिक्कत कर देती हैं, यानी कि उसे अनश्योर कर देती है कि मैं वास्तव में इक्वल हूँ। वो क्वेश्चन करती है, क्यों करती है? अब देखो भाई, वो कहाँ रहती है, स्लम में रहती है, यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में रहती है। उसकी बेटी को अगर उसे बीमार है उसकी बेटी, और उसे वहाँ लेके जाना है, कहाँ, डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, तो उसे लाइन में लगना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, जिसकी फैसिलिटी शायद इतनी अच्छी ना होती हो, ठीक है। अब जैसे आगे वाली सीन में दिखा रखा है, उसकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है कि मतलब उसे बुखार है, तो बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कहती है अपनी बेटी से कि बेटा बस थोड़ी देर और, बस अभी लाइन में नंबर आ ही जाएगा। वहीं अपने मन में विचार करती है कांता कि क्या मैडम और सर को भी ऐसी लाइन में लगना पड़ता होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैडम और सर को तो क्या प्राइवेट में जाते होंगे मैडम और सर तो, और उन्हें जाते ही क्या मिल जाती होंगी, फैसिलिटीज़ मिल जाती होंगी। तो अगर ऐसा सीन है तो क्या वास्तव में आप बताओ कि क्या वो इक्वल थे? किन किन आधारों पर इक्वल नहीं थे भाई? देखो, पैसा नहीं था, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं थे, ऐसा नहीं था कि वो छुट्टी ले सकती है, ठीक है। शायद जो मालिक और मालकिन थी उसकी, अगर वो भी कोई काम करते होंगे तो वो वहाँ से छुट्टी ले सकते थे अगर कोई बीमार हो तो। उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम दूसरी तरह की इक्वालिटी की बात करते हैं। अब हमने तो ये देख लिया आर्थिक, इकोनॉमिकल रूप से कि पैसों में कैसे भेदभाव हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है, एक होती है कास्ट। अब कास्ट क्या चीज़ है? अब देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ मैरिज के प्रपोजल हैं। आपने कभी न्यूज़पेपर खोला हो तो न्यूज़पेपर के अंदर एक वो आता है जिसमें कि मैरिजेस के प्रपोजल होते हैं कि हमें शादी के लिए लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। तो देखो इन तीनों ही प्रपोजल्स में क्या है, कहीं ना कहीं कास्ट के बारे में बात बताई जा रही है। जैसे यहाँ पे देखो, कास्ट नो बार, क्या है कि कास्ट के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन SC ST एक्सक्यूज है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, गुप्ता बॉय, गुप्ता कास्ट हो गई ना यहाँ पे क्या दे रहा है, ब्राह्मण। तो हर जगह क्या है, कोई कुछ ना कुछ कास्ट दे रखा है कि हमें एक लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, ब्यूटीफुल चाहिए, सुंदर सी चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी है, उतनी पढ़ी लिखी चाहिए, ऐसे वैसे। और इसमें देखो साथ में क्या दे रखे हैं कि वो कितना कितना पढ़े हुए हैं। लाइक यहाँ पे देखो कि MBA करा हुआ बॉय चाहिए, कुछ इस तरह से कि ब्यूटीफुल गर्ल है हमारी, मतलब वो क्या है कि ब्यूटीफुल गर्ल के लिए हमें एक बॉय चाहिए। ऐसी बात, हमारी गर्ल है इतनी बड़ी टॉल गर्ल है, गुप्ता बॉय चाहिए, इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग है कि इतने मतलब पढ़े हुए लोग हैं इतनी जगह, मतलब ये सारी चीज़ें, यानी कि इसमें ये दिखाया गया है कि लोग पढ़े लिखे हैं तब भी कास्ट के बैरियर वो दिखाते हैं। यहाँ पे देखो क्या सीन है कि लाइक कॉमन फॉर्म, आपने देखा होगा कि हर जगह इंडिया में क्या है, कास्ट सिस्टम ज़रूर प्रेवलेंट है, ठीक है। कास्ट सिस्टम ज़रूर दिखाई गई है कि कौन से कास्ट से वो बिलोंग करते हैं। लाइक वो रूरल इंडिया हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप रूरल इंडिया से बिलोंग करते होंगे ना तो आपको पता होगा कि कास्ट कितनी प्रेवलेंट है वहाँ पे। हर कोई अपने कास्ट से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। जितने भी आपको ये मैट्रिमोनियल्स दिखाए गए हैं इनके ऊपर जो एड्स हैं, उन सब में क्या है, कहीं ना कहीं कास्ट वगैरह
हैं और वो इंग्लिश न्यूज़पेपर के हैं, यानी कि लोग वहाँ पे हाईली एजुकेटेड होंगे, अर्बन एरियाज़ के भी लोग होंगे, वहाँ पे भी कास्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हम 2 स्टोरीज़ पढ़ने वाले हैं, पहली एक दलित की है और दूसरी मतलब एक कास्ट बेसिस पे देखेंगे और एक रिलीजन बेसिस पे देखेंगे। तो एक कौन है, एक राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी झूठन, जिसमें उन्होंने अपनी ही स्टोरी लिखी थी पूरी, ठीक है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन थे, वो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। अब ये दलित क्या होते हैं, दलित का मतलब होता है ब्रोकन, यानी कि एक ऐसी कास्ट है जिसे पहले लोअर कास्ट माना जाता था, ठीक है। और उन्होंने अपने आप को एक वर्ड दिया था दलित। क्यों दिया था अपने आप को या फिर अपने लोगों को ये जताने के लिए कि भाई तुम्हारे साथ कितना भेदभाव हो रहा है और तुम जो है कंटिन्यूसली एक बहुत ही गंदे प्रोसेस में हो जिसमें कि तुम्हारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो दलित का मतलब होता है ब्रोकन, अपने आप को उन्होंने खुद ही नाम दिया, ठीक है। तो ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, ये एक बहुत ज़्यादा फेमस दलित राइटर है, यानी कि दलित जाति से आते हैं और दलितों के बारे में लिखते हैं। लेकिन उन्होंने जो अपनी राइटिंग लिखी है वो झूठन नाम से पब्लिश करी है उन्होंने अपनी बुक। तो उन्होंने उसमें लिखा है, अपनी बात बताते हुए कहा है कि कैसे जब वो पढ़ने जाते थे तो उनके साथ भेदभाव होता था। वो बताते हैं कि उन्हें ज़्यादातर ज़मीन पे बैठना पड़ता था, ठीक है। उन्हें कभी कभी क्या होता था कि उनके आते ही क्या मैट जो था, इनकी जो चटाई बिछी हुई होती थी, पहले पुराने स्कूल में सीट्स थोड़ी थी जैसे आज सीट्स हैं, चटाई होती थी, तो उन्हें चटाई पे नहीं बिठाया जाता था, उन्हें फ्लोर पे बिठाया जाता था। उन्हें कभी कभी सबसे पीछे बिठाया जाता था जहाँ पे गेट होता है ना, बिल्कुल गेट के पास। कभी कभी जो उनके बैचमेट्स होते थे, यानी कि जो उसके क्लासमेट्स होते थे, वो उन्हें बेफालतू में पीट देते थे, ठीक है। क्यों भाई, क्यों पीटते थे? क्योंकि उनकी जो कास्ट थी कंपेरेटिवली कम थी औरों से, आका जाता था कि उस कास्ट के लोग जो हैं वो कम है, हमसे भेदभाव होता था। एक बार क्या हुआ, उसके हेडमास्टर ने, यानी कि ओम प्रकाश जी के हेडमास्टर ने उनसे कहा कि आप पूरा स्कूल और प्लेग्राउंड साफ करो। और वो बताते हैं, अपनी राइटिंग में लिखते हैं कि भाई वो प्लेग्राउंड इतना बड़ा था कि मैं बहुत ही छोटा सा बच्चा था उस टाइम, मेरी ज़्यादा मतलब फिजिकल इतना मैं फिट नहीं था, ठीक है। क्योंकि एक तो लोअर कास्ट से बिलोंग करते, ज़्यादा अमीर भी नहीं होंगे, तो ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे उनके पास, तो ज़्यादा फिट भी नहीं थे। और उन्हें पूरा प्लेग्राउंड साफ करने के लिए कहा गया, ठीक है। वो कह रहे थे कि जब वो साफ कर रहे थे तो उनकी कमर दुखने लगी थी, उनका फेस पूरा डस्ट में हो गया था, ठीक है। और उनके मुंह के अंदर मिट्टी जाने लगी थी। और उनके जो बाकी सारे क्लासमेट थे वो पढ़ रहे थे, और जो हेडमास्टर थे अपनी सीट अपने रूम से बैठ के मुझे देख रहे थे। मुझे पानी पीना भी अलाउ नहीं था, कि मैं पानी पीने भी नहीं जा सकता था। अब आप सोचो कि अगर ये सब आपके साथ हो तो आपको कितना बुरा लगेगा। लाइक आप पढ़ने जा रहे हो और आपसे ये काम करवाया जा रहा है। ऐसा उनसे पूरे दिन डोर साफ करवाए, यानी कि मतलब गेट साफ करवाए, विंडोज साफ करवाई। ऐसा उनके साथ 2 दिन तक हुआ। और तब तक हुआ क्योंकि तीसरे दिन क्या हुआ, उनके पापा गुजर रहे थे स्कूल के पास से, और उन्होंने क्या देख लिया, अपने बेटे को काम करते हुए देख लिया। तो जब उनके पापा ने देखा, तब उनके पापा ने हेडमास्टर को थोड़ा गुस्से में बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, मेरा बेटा यहाँ पढ़ने आया है और वो पढ़ेगा। और वो कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लो, मेरा बेटा यहीं पढ़ेगा और मेरा बेटा बहुत आगे निकलेगा, आप चाहे कुछ भी समझ लो, ठीक है। यानी कि उस ओम प्रकाश जो बच्चा था उस टाइम, उसके साथ भेदभाव को किसने रोका, उसके पापा ने रोका गुस्सा करके, वरना उस बच्चे को शायद कभी भी पढ़ने नहीं दिया जाता। ये है उनकी बुक झूठन। ये फोटो आपको दे रखा है सामने वाली, मतलब जो फ्रंट पेज होता है बुक का, वो ये है। दलित की लाइफ को उन्होंने बताया गया है कि क्या उन्हें फोकस करना पड़ा। फिर वो यहाँ पे यही कह रहे हैं, आप खुद सोचो कि क्या आप अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होते तो आपको कैसे लगता, मतलब कोई टीचर ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है किसी के साथ। और अगर एक टीचर ऐसा कर रहा है, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी तो मतलब ये भेदभाव कर रहे हैं, यानी कि उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा क्या कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अब दूसरी स्टोरी है अंसारी जी की। अंसारी जी क्या है, अब अंसारी सरनेम कैसा है, मुस्लिम सरनेम है, ठीक है। अब बात क्या है कि ये मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं, वो एक सिटी में जाते हैं अपार्टमेंट लेने, और वो सिटी भी ऐसी है जहाँ पे अच्छे खासी बड़ी सिटी है हमारे देश की, ठीक है। वो अपार्टमेंट यानी कि घर चाहते हैं अपने लिए, और ये जो घर है जब वो लेने जाते हैं, उनके पास आराम से पैसा है, इनके पास कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो जाते हैं, कुछ अपार्टमेंट्स देखते हैं, ठीक है। जो डीलर कहता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं तुम्हें अपार्टमेंट दिलवा दूंगा, तो वो अपार्टमेंट देखते हैं। तो क्या होता है, वो जब पहले अपार्टमेंट में जाते हैं तो पहला अपार्टमेंट यानी कि पहला घर उन्हें, यानी कि फ्लैट वगैरह उन्हें बहुत पसंद आता है। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम इसे खरीदेंगे। लेकिन जो उसकी मालकिन होती है, जब उन्हें उसका नाम पता चलता है कि वो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं, यानी कि मुस्लिम है, तो वो मना कर देते हैं कि भाई हम ये फ्लैट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, वो रीज़न बताते हैं कि इस सोसाइटी में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता, और आप लोग नॉन वेजिटेरियन खाओगे तो फिर हम आपको ये फ्लैट नहीं दे सकते। मिस्टर और मिसेस अंसारी को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उन्हें नॉनवेज की स्मेल वहाँ आ रही थी उनके ही पड़ोसी के घर से। यानी कि जब पड़ोसी मुस्लिम हो सकता है तो फिर अपना फ्लैट देने में क्या जाता है, मतलब लाइक तुम क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो किसी को, किसी के धर्म के लिए, या फिर वो क्या खाता है क्या पीता है इस आधार पे। तो फिर क्या हुआ, चलो ठीक है, एक ने मना कर दिया, ऐसे ही उनके साथ दूसरी जगह हुआ, तीसरी जगह हुआ, चौथी जगह हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ बार बार, ठीक है, कि किसी ने उन्हें नहीं दिया। क्यों, क्योंकि उनका नाम अलग था,
ठीक है। जबकि उन्होंने वो देखो फिश की स्मेल उन्हें आ रही थी उसके पड़ोसी के घर से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाद में प्रॉपर्टी डीलर उनसे कहता है कि भाई साहब आप ना अपना नाम चेंज करके मिस्टर और मिसेस कुमार कर लो, ठीक है, शायद आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो अब देखो किसी की मतलब कोई अपना नाम चेंज कर ले, किसी का नाम इतना गलत हो सकता है क्या? क्या किसी को तुम इतना डिमीन कर सकते हो, इतना कम आंक सकते हो कि भाई तुम्हारा सरनेम ऐसा है तो इसलिए आप उसे जगह नहीं दोगे? और फिर बाद में वो लगभग 1 महीने तक, पूरे महीने ऐसे ही घूमते रहे, उन्होंने कोई जगह नहीं मिली। बाद में 1 महीने बाद किसी एक लैंडलॉर्ड ने, लैंडलेडी ने कहा कि चलो आप हमारे यहाँ पे रह सकते हो। अब आप बताओ, जब जिसके पास पैसा है भाई तुम उन्हें नहीं दे रहे हो, क्यों? क्योंकि भाई उसका धर्म अलग है, ये तो गलत है, तुमने चीटिंग कर दी। पहले क्या हुआ, पहले तुमने कास्ट के आधार पर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया था ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ठीक है, और यहाँ पे किसके आधार पर, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया। अब रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, तुम्हें दूसरे की डिग्निटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। डिग्निटी क्या होती है? मेरी इज्जत, जो मेरी गरिमा होती है, यानी कि जब सामने वाला मुझे सम्मान देगा, यानी कि जब हमें सम्मान मिलता है ना, तब इंसान की एक डिग्निटी होती है, वो क्या एश्योर की जाती है। क्या होता है कि ये कहा गया है क्या कि कास्ट के आधार पर जब बोर्न होते हैं या फिर कोई भी रिलीजन हम प्रैक्टिस करते हैं, हम किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, फीमेल है या मेल है, कुछ भी है, हमारे साथ कुछ भी अनइक्वली ट्रीट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर अनइक्वली ट्रीट होता है। लाइक कुछ भी एक काम है, कोई ऐसे कहते हैं कि मेल कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती है, ठीक है, घर से बाहर जाने का कोई काम है तो भाई चला जाएगा, बहन नहीं जाएगी, तो ये भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस चीज़ पे, ठीक है। तो कास्ट और रिलीजन के आधार पर कहा तो जाता है कि अनइक्वली ट्रीट नहीं करना चाहिए, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी को तो अनइक्वली ट्रीट किया गया। तो फिर डिग्निटी होते क्या है, यानी कि जब ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसके जाति के आधार पर साफ सफाई करने के लिए बोला गया और जो अंसारी थे उन्हें अपना नाम चेंज करने के लिए बोल दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनकी जो डिग्निटी थी, जो उनकी गरिमा थी, जो उनकी इज्जत थी, वो उनसे छीन ली गई, ठीक है, जो कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या वो डिजर्व नहीं करते थे कि आप उन्हें इक्वली ट्रीट करो, आप उन्हें रिस्पेक्ट दो? क्या वो इतने मतलब वैसे मनुष्य हो गए क्या, तुच्छ मनुष्य हो गए क्या कि आप उन्हें ऐसे ट्रीट करो? नहीं कर सकते ना, तो उनके साथ गलत हुआ। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, अब क्या है, डेमोक्रेसी में इक्वालिटी तो है, कहा गया है। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी चाहे मेल हो फीमेल हो, अगर वो कंट्री में रहता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो, ठीक है, उसकी ट्राइब यानी कि जनजाति कुछ भी हो, चाहे वो किसी जंगली इलाके से आता हो, यानी कि जनजाति कुछ भी हो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारे पर्सनस को ऑल पर्सनस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इक्वलिटी दी जाएगी, ठीक है। लॉ के आगे सब समान है, सबके आगे सेम लॉ होगा, किसी को बड़ा या छोटा ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे इस फोटो में देखो, ये फोटो क्या है, दीवार एक पिक्चर आई थी कब, 1975 में एक फिल्म आई थी दीवार। उसमें क्या होता है, वो बच्चा जो होता है वो पॉलिश कर रहा होता है शूज़, तो जो ऊपर ये जो बड़े इंसान, बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो उसे पैसे फेंक के दे देते हैं, यानी कि जो बड़े लोग हैं यही से पैसे फेंक के दे देते हैं, तो ये मना कर देता है पैसे उठाने के लिए कि भाई मैं पैसे नहीं उठाऊंगा। ये समझता है कि भाई मेरी भी अपनी इज्जत है, मेरी भी डिग्निटी है, हर काम में वैल्यू होती है और मेरे काम की भी वैल्यू है, मुझे पैसे हाथ में दो तभी लूँगा, तो वो हाथ में ही देते हैं फिर बाद में। यानी कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया कि किस तरह से उसकी जो डिग्निटी थी वो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। फिर बाद में उसकी जो फ़ी है वो उसे रिस्पेक्टफुली हाथ में देते हैं और वो मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। जब आप पार्लियामेंट की बात करते हो तो पार्लियामेंट में कौन होते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। जब आपकी बुक में आप बाहर देखते हो फोटो क्या है कि पार्लियामेंट को के जो पोल्स हैं, जो स्तंभ हैं, ये लोग हैं, ठीक है। यानी कि पूरे पार्लियामेंट को, संसद को किसने खड़ा कर रखा है, लोगों ने अपने हाथों पे खड़ा कर रखा है, क्योंकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वहाँ पे और क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है हमें वो 3-4 तरीक़ों से क्या करता है, हमें बेनिफिट देता है, यानी कि हमें 3-4 तरीके से हमारी राइट देता है, अधिकार देता है। पहले वो हमसे ये कहता है, पहली चीज़ ये है कि लॉ के आगे सब समान है, यानी कि अगर किसी ने गलत किया है तो चाहे वो प्रेसिडेंट है या फिर कोई कांता जैसा लेबर है, डोमेस्टिक वर्कर है, सबके साथ इक्वल ही बिहेव किया जाएगा, चाहे कोई राष्ट्रपति है या फिर कोई डोमेस्टिक लेबर है। सेकंड है कि किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि उसका धर्म क्या है, उसकी रेस क्या है, यानी कि उसकी नस्ल क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इनके जन्म स्थान कहाँ है, क्या है, वो मेल है या फीमेल है, सबको क्या होगा, इक्वल ही वैल्यू दी जाएगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि आपको सभी पब्लिक प्लेस पर जाने का अलाउ है, क्योंकि पहले पता है क्या होता था कि छोटी जाति वाले को मंदिर में एंट्री नहीं मिलती थी, तो इसके आधार पर ये रूल बना कि अब नहीं होगा ऐसा, सब हर कोई कहीं भी जा सकता है, प्लेग्राउंड में, होटल में, शॉप पे, मार्केट पे, हर कोई जा सकता है। जितने भी रोड हैं, जो वेल हैं यानी कि कुएं हैं, वो सबके लिए खुले हुए हैं। फोर्थ कहा गया है कि जो अछूत अनटचेबिलिटी होती है उसे खत्म किया जाएगा। अनटचेबिलिटी क्या होती है, पहले ना छुआछूत होती थी। छुआछूत क्या था कि यानी कि ऐसा माना जाता था कि अगर किसी बड़ी कास्ट ने छोटी कास्ट को टच भी कर दिया तो बड़ी कास्ट के लोगों को नहाना पड़ेगा, या फिर कोई
छोटी क्लास के लोगों को टच नहीं करता था, बट अब देखेंगे तो अब ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हमारे ये रूल्स बने कि अनटचेबिलिटी क्या है उसे ख़त्म करा जाए। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को दो तरह से ट्राई करती है। पहला तो वो लॉ बना देगी, ठीक है, लॉ बना देगी, उसने तो लॉ बना दिया, अब क्या अगर लोग नहीं माने तो, लोगों की सोच नहीं बदली तो दूसरा वो काम करती है, अपने गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम चलाती है जिससे कि उन लोगों को थोड़ा एडवांटेज हो, ठीक है। अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि सब इक्वल हैं, ठीक है, अब सब इक्वल है कह तो दिया, लेकिन एजुकेशन है, यहाँ पे एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में फ़ीस है 500 रुपये की, मान लो 500 रुपये तो मैंने बहुत सस्ता कह दिया, खैर बट चलो 500 रुपये की यहाँ पे फ़ीस है। कोई अमीर इंसान है, उसके पापा 5,000 रुपये कमाते हैं, तो उसके लिए 500 देना तो नॉट अ बिग डील, वो दे देगा, वो चला जाएगा स्कूल में, ठीक है। अब सरकार ने ये अलाउ तो कर दिया कि जो गरीब लोग हैं वो भी जा सकते हैं, लेकिन क्या वो गरीब लोग 500 रुपये भर सकते हैं? तो गरीब लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए कि भाई तुम उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करो, या तो उन्हें थोड़े से पैसे प्रोवाइड कराओ या फिर कुछ और प्रोवाइड करवाओ जिससे वो आगे बढ़ के इस स्कूल में जा सकें। तो गवर्नमेंट दो काम करती है, एक तो लॉ बनाती है, ठीक है, एक तो उसने लॉ बना दिया, और दूसरा ऐसे प्रोग्राम चलाती है, कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाती है जिसके चलते क्या हो कि जो गरीब लोग हैं वो भी उनके बराबर की टक्कर ले सकें या फिर आगे बढ़ सके जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये दो तरह के काम कर दिए, ठीक है। अब इन्होंने फिर आगे काम दे रखा है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो एक स्टेप लिया गया है वो है मिड डे मील का। ये मिड डे मील क्या होता है, आपने नाम सुना होगा मिड डे मील। मिड डे मील क्या होता है कि आपको दोपहर का खाना, एक जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, पहले तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने 2001 में ये स्टार्ट किया था कि हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों को स्कूल में ही दोपहर का खाना प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पूरे सभी स्टेट की गवर्नमेंट को कहा कि आप सब भी क्या करो, मिड डे मील अप्लाई करो। अब मिड डे मील के फ़ायदे क्या थे, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें क्या करना था, प्रोवाइड करवाना था मिड डे मील, सब बाकी सभी स्टेट को भी तमिलनाडु के बाद। जैसे ही पहले तमिलनाडु ने स्टेप ले लिया, उसके बाद अच्छा लगा इस स्टेप सबको, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको अलाउ करवाना है। अब इसके फ़ायदे क्या हुए, इसके फ़ायदे ये हुए कि अब जो पुअर लोग थे ना वो भी अपने आप को एनरोल करवा पा रहे थे स्कूल में, और स्कूल अटेंड कर रहे थे रेगुलरली। क्यों नहीं अटेंड करते थे वो लोग, उन्हें या तो अपना खाना जुटाने के लिए कुछ काम करना पड़ता था, कुछ और। अब उन्हें फ़ायदा क्या दिख रहा था कि अगर स्कूल जाएंगे तो खाने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता था, वो स्कूल में एनरोल होते थे, एडमिशन लेते थे और स्कूल भी अटेंड करते थे। टीचर्स ने ये बताया कि अब इस मिड डे मील के बाद क्या हुआ, अब चिल्ड्रन ना बहुत ज़्यादा स्कूल जाने लगे हैं, उनकी अटेंडेंस एकदम से राइज होने लगी है। पहले क्या होता था कि वो अपने खाना खाने के लिए स्कूल से जाते थे घर, और दोपहर के बाद घर ही वापस ही नहीं आते थे, ठीक है, घर पे ही रुक जाते थे, वापस ही नहीं आते थे पढ़ने के लिए। तो अब वो भी इम्प्रूव होना शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके मदर्स को, अब गरीब लोग हैं तो उनकी मम्मी भी काम करने जाते होंगी, ठीक है, पापा भी, सभी लोग, तो मम्मियों को अपना काम रोक के उन बच्चों को पहले खाना खिलवाना पड़ता था, अब वो भी दिक्कत उनकी कम हो गई। इसके अलावा जो कास्ट के साथ भेदभाव होता था कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट, अब वो भी नहीं था, क्योंकि अपर कास्ट का बच्चा भी और लोअर कास्ट का बच्चा भी दोनों ही एक ही जगह बैठकर खाना खा रहे थे एक ही साथ, ठीक है। जो दलित वुमेन है, कभी कभी क्या होता था कि दलित वुमेन भी खाना बंटवाएगी सरकार, तो उसे बनवाना भी तो पड़ेगा, कोई बनाएगा, कोई बांटेगा, तो इससे क्या होगा, रोजगार मिला लोगों को, काम मिला लोगों को, सर्विस मिलेगी। तो दलित वुमेन्स को इसके चलते क्या मिला, सर्विसेज भी मिली, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो भूख थी, हंगर लोगों में जो भूख थी, यानी कि जो भूखे लोग रह जाते थे, बच्चे भूखे रह जाते थे, अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगी। उसके बाद क्या है कि कभी कभी जो बच्चे थे उनका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था, क्योंकि उनका पेट ही खाली होता था। तो अब वो इशू भी नहीं रहा कि अब उनका पेट खाली नहीं होता था, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलने लगी, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें अब भी थी। अब क्या दिक्कतें थी कि अमीर लोग तो कहाँ जाते थे, प्राइवेट स्कूल्स में, और गरीब लोग कहाँ जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल में। तो जो अमीर बच्चे थे वो तो अब भी रिच स्कूल्स में जाते थे, और गरीब लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ता था, ठीक है, जो कि सिचुएशन क्या थी, अनइक्वल थी, ठीक है। ऐसे ही होता है अब भी, ठीक है। अमीर लोग कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट में नहीं जाते हैं ना, प्राइवेट में जाते हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट में भी जाते हैं तो इतने अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं जिनकी जो होती है फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी भेदभाव हो जाता है कभी कभी, बट स्टिल देखो बहुत हद तक इसने भेदभाव को रोका मिड डे मील वाले प्रोग्राम ने। यहाँ पे BR अम्बेडकर हैं, आप सब जानते होंगे, अम्बेडकर के आपको स्टैचूज जगह जगह पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन थे, वो ये भी दलित जाति से थे, और ये कहते थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, अपनी खुद की इज्जत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी इंसान से तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली ना, तो वो अगर किसी इंसान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो वो शून्य हो चुका है, वो जीरो हो चुका है, वो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए, उसे वैल्यू देने के लिए उसे सेल्फ रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। एक
हमें चाहे सबको एक दिन मरना पड़ेगा, अगर इंसान में क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है, उसे वैल्यू नहीं दी जा रही है, हमें एक ब्रेव मैन बनना है, बहादुर इंसान बनना है, तभी हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पा सकते हैं। ये बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ये जो एटीट्यूड है, अब लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो धीरे धीरे तो चेंज होता है। जैसे सती प्रथा आप जानते हो कि पहले जो होता था, लड़कियों को पहले ही लड़कियों को अपने पति की अस्थि के साथ, जैसे ही पति मरा तो पत्नी को जला देते थे जिंदा। तो धीरे धीरे लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ कि नहीं भाई, लड़कियों को भी पढ़ने भेजो, लड़कियों को पति के साथ मत मारो, उन्हें आगे जाओ, उनकी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये धीरे धीरे बदलाव होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे बदलाव धीरे धीरे हुआ है। पहले लोग अनइक्वली ट्रीट करते थे कास्ट को, धर्म के आधार पर, डिसेबिलिटी और इकोनॉमिक सिस्टम के आधार पर, ठीक है, या फिर वुमेन है सिर्फ इसलिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे चेंजेस हुए और ऐसे ही धीरे धीरे चेंजेस आगे भी आएंगे। अब बात है इशूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। अब हमारी डेमोक्रेसी तो आपने देख ली देश में कैसा है, क्या दूसरी डेमोक्रेसीज में भी ऐसा हुआ है? तो जानने की बात यह है कि हमारा ही देश ऐसा नहीं है, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे लोगों ने अपनी समानता के लिए युद्ध नहीं मतलब आंदोलन करे हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो आपने नाम सुना होगा ना, यूएसए में जब लोग इस्टेब्लिश होने लगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनने लगी, तो क्या होता था, अफ्रीका से लोगों को यहाँ लेके जाया जाता था, यानी कि अफ्रीका से लोगों को उठाया और यूएसए ले गए, क्या, दास बना के, ठीक है, स्लेव बना के इन्हें यूएसए ले गए और दास के रूप में इनसे काम करवाया जाता था यहाँ से यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, अफ्रीकन अमेरिकन हो गए, यानी कि जो अफ्रीका के लोग थे लेकिन अमेरिका में रहते हैं, तो कौन से लोग हो गए, वो अफ्रीकन अमेरिकन। तो ये वाले जो लोग थे, इनके एंसेस्टर्स आए थे, यानी कि तो इनके तो पूर्वज आए थे, यहाँ पे बंदी बना के इनके पूर्वजों को लाया गया, लेकिन फिर यहीं पे उनकी शादी वादी हुई, वो यहीं रहने लगे, तो ये स्लेव यहीं के थे। तो क्या हुआ, 1950 के आसपास इनके यहाँ पे भी क्या हुआ, एक मूवमेंट शुरू हुआ समानता के लिए। अब ये मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, पहले क्या होता था, यूएसए में किसी को इक्वालिटी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल कैसे इक्वालिटी नहीं थी, अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन है, यानी कि कोई अमेरिका में ऐसा इंसान है जिसके जो पूर्वज थे वो अफ्रीकन थे, और ये कैसे पता चलता है, जो अमेरिकन होते हैं वो थोड़े गोरे होते हैं, अफ्रीकन थोड़े काले होते हैं, तो जो भी ब्लैक लोग होते थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ऐसा था कि अगर कोई अफ्रीकन है तो उसे बस में या तो सबसे पीछे बैठना पड़ता था या फिर खड़े होकर जाना पड़ता था, और अगर वाइट लोग आ गए तो इन्हें डेफिनेटली खड़ा ही होना है, उन्हें पहले सीट किसे देनी है, वाइट पर्सन्स को देनी है, ठीक है। लेकिन इनके में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रोज पार्क्स का। जो रोज पार्क्स हैं वो एक अफ्रीकन वुमेन थी, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, इनके अफ्रीका की थी लेकिन अमेरिका में रहती थी। तो इन्होंने क्या किया, 1 दिसंबर 1955 को एक इंसिडेंट हुआ कि एक अमेरिकन लेडी आई, ठीक है, इनके पास वाइट लेडी आई, लेकिन इन्होंने बस की सीट पे से उठने के लिए मना कर दिया। इन्होंने क्या कहा, बहसबाजी करी कि भाई मैं क्यों उठूँ, तुम भी इक्वल हो, तुम भी लेडी हो, मैं भी लेडी हूँ, क्यों उठूँ मैं, तुम्हें कोई ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बराबर नहीं हूँ तुम्हारे। तो ऐसे क्या हुआ कि इन्होंने एक तरह की मूवमेंट शुरू कर दी, यानी एक तरह का आंदोलन शुरू कर दिया, और इसे कहा गया सिविल राइट्स मूवमेंट। क्या कहा गया, सिविल राइट्स मूवमेंट 1964 में, जो उनकी नस्ल के हिसाब से, जो उनके साथ भेदभाव होता था ना, गोरे और काले के हिसाब से, ठीक है, इसके बेसिस पे था, और धीरे धीरे वो सारे सब में फैल गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक सिविल राइट्स एक्ट आया 1964 में। पहले 1955 में तो यह मूवमेंट शुरू हो गया, उसके बाद इन्हें अधिकार कब मिले, सिविल राइट्स एक्ट 1964 के तहत उन्हें अधिकार मिले। अब क्या था कि अब कोई भेदभाव इन लोगों के साथ नहीं किया जाएगा। पहले जो था, अफ्रीकन लोगों को अमेरिका में एक अलग स्कूल्स में पढ़ाया जाता था, वो अमेरिकन स्कूल वाले लोगों के साथ ही नहीं पढ़ सकते थे, यानी कि अमेरिकन लोगों के लिए अलग स्कूल्स, यानी कि जो यूएसए के लोग हैं, ठीक है, यूएसए में ही पढ़ेंगे तो इनके लिए अलग अच्छे स्कूल्स, और अफ्रीकन्स के लिए अलग स्कूल्स। लेकिन अब इसके बाद 1964 का जो सिविल राइट एक्ट आया, इसके बाद क्या हुआ कि अब दोनों एक ही स्कूल में जा सकते थे। लेकिन अब भेदभाव किस आधार पर हुआ, अब अफ्रीकन लोग तो इतने अमीर नहीं थे, क्योंकि काम तो वो दासों का ही करते थे, ठीक है, अब वो इतने अमीर नहीं थे लेकिन ये लोग अमीर थे, तो ये तो अच्छे स्कूल्स में जाते थे यूएसए के बच्चे अमेरिकन, और अफ्रीकन अमेरिकन थोड़े कम स्कूल्स में, यानी कि छोटे स्कूल्स में जाते थे, ठीक है। तो अब इनके जो इकोनॉमिकल फैक्टर है कि एक अमीर है एक गरीब है, इसने इनके साथ भेदभाव किया, लेकिन ये खुशी की बात थी उस टाइम तक कि अब सरकार इनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही थी, ठीक है। देखो जहाँ पे फोटो में कौन है, ये जो लेडी बैठी है यही है रोज पार्क्स, ठीक। चलिए, अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 15 के तहत क्या कहता है, वो आर्टिकल 15 के तहत ये कहता है कि किसी के भी साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भले ही उसका रिलीजन कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, उसकी नस्ल कुछ भी हो, उसकी कास्ट कुछ भी हो, उसका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, उसका सेक्स कुछ भी हो, यानी कि वो मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। किसी भी सिटीजन को इस आधार पर कोई भी फ़ायदा या नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी रोक वगैरह उस पर नहीं लगेगी, किन आधारों पर, धर्म वगैरह के आधार पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, रोक नहीं लगेगी, कोई कंडीशन कोई शर्त
शर्त नहीं रखी जाएगी उसके सामने, किसी को कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी या फिर किसी को कम नहीं आंका जाएगा। किस आधारों पर? इन आधारों पर। ये कौन कहता है? आर्टिकल 15 कहता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, ठीक है। वो कहता है कि हर किसी को हर जगह पे जाने की अलाउमेंट है, चाहे वो एक टैंक हो, कुआं हो, बाथिंग के लिए कुछ भी हो, सड़क वड़क हो, सबको सब लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कौन कहता है? हमारा आर्टिकल 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हर डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज होता है कि हम अपनी कंट्री को एक कंप्लीट डेमोक्रेटिक कंट्री बना सकें। कोई भी जो देश है दुनिया में ऐसा नहीं है जो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक हो, क्योंकि किसी न किसी के साथ किसी न किसी आधार पर कभी ना कभी थोड़ा बहुत भेदभाव होता ही रहता है और लोग भी स्ट्रगल करते रहते हैं आगे अपनी समानता को पाने के लिए। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि समानता क्या होती है, समानता इंपॉर्टेंट क्यों होती है, समानता के आधारों पर नहीं होती है। जैसे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इकोनॉमिकली असमान हो सकते हो, रिलीजन के आधार पर हो सकता है, कास्ट के आधार पर हो सकता है। आपने कुछ एग्जाम्पल भी देखे और आपने ये भी देखा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इस बुक में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं कि किन किन आधारों पर ये सब काम होते हैं और डिग्निटी कैसे लाई जा सकती है, ये हम इस बुक में हम आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। टिल देन बाय बाय।